बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो हम ये देखेंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रम या एक्सरेज जो हैं वो क्या होती हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि जो एक्सरेज हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, यानी कितने मेथड हैं जिनके ज़रिए एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये देखेंगे कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, यानी उसका मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, एक्सरेज क्या चीज़ है। एक्सरेज एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हमने 7 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आप उनको वेवलेंथ के रिस्पेक्ट से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, एनर्जी की बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो जो 7 रीजन्स हैं जिनका जस्ट नाम लेना ही यहाँ पर काफ़ी होगा। रेडियो वेव्स के बाद है माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज के बाद जो हैं वो हैं एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद जो ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स होती हैं वो गैमा रेज होती हैं। तो इट मीन्स कि एक्स रेज एक्चुअली में क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी इनकी होगी वो होगी 3 × 10⁻16 हर्ट्ज़, और जो मैक्सिमम है वो 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़ है। इसी तरह जो इनकी वेवलेंथ है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0.01 नैनोमीटर, और जो मैक्सिमम रेंज है वो है 10 नैनोमीटर। और इसी तरह से अगर आप इनकी एनर्जी की बात करेंगे तो जो मिनिमम एनर्जी है वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एक्सरेज हैं उनकी 2 ब्रॉड टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है कंटिन्यूस एक्सरेज, और जो इसकी दूसरी कैटेगरी है उसको कहा जाता है डिस्क्रीट और करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। डिस्क्रीट का मतलब है कि ये चंद ख़ास वेवलेंथ्स या चंद ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही क्या होंगी, मुश्तमिल होंगी। और साथ ही हमने दूसरा वर्ड यूज़ कर लिया करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि ये जो एक्सरेज होंगी वो किसी एक ख़ास एटम या एक ख़ास एलिमेंट के लिए ही होंगी, यानी हर एलिमेंट से निकलने वाला जो डिस्क्रीट या करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम होगा वो हमेशा यूनिक होगा। यानी अगर कॉपर का एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाएं, डिस्क्रीट एक्सरे स्पेक्ट्रम, वो हमेशा वैसा ही होगा जैसे कोई भी कॉपर का एनोड आप ले लें और उससे जो है वो आप वो स्पेक्ट्रम बनाएं। इसी तरह मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, आयरन है या सिल्वर है, किसी से भी निकलने वाला, किसी भी मेटल से निकलने वाला जो डिस्क्रीट एक्सरे स्पेक्ट्रम होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। वो दूसरे से बिल्कुल क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, और वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा। अब कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे पैदा की जाती हैं। कंटिन्यूस एक्सरेज जो है वो एक ख़ास तरह से पैदा की जाती हैं। उस अफेक्ट को क्या कहा जाता है, उस अफेक्ट को कहा जाता है ब्रेमस्ट्रॉलिंग अफेक्ट। अब ब्रेमस्ट्रॉलिंग जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है ब्रेक लगना। ठीक है, जैसे कार को ब्रेक लगती है, कार स्लो डाउन हो जाती है, तो इसलिए इसको कई दफ़ा ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट की जगह ब्रेकिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन ब्रेक टूटने वाला ब्रेक नहीं है, ये कार को ब्रेक लगना है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक किसको लगती है, यहाँ पर ब्रेक लगती है इलेक्ट्रॉन्स को। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन हैं राइट साइड पे पड़े हुए मौजूद एनोड के साथ या टारगेट मेटल के साथ टकराते हैं, जो कि कोई एक हैवी एलिमेंट होना चाहिए, और टकराने के बाद स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी उनको ब्रेक लग जाती है। अब टकराने से पहले उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी जिसको आप कह लें,
और टकराने के बाद उनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम हो गई। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, यानी जो एनर्जी स्लो डाउन होने में कन्वर्ट हुई है, वो किस शक्ल में एमिट होगी? एक्सरेज की शक्ल में। अब इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं करता या सारी एनर्जी को एक्सरेज में कन्वर्ट नहीं करता। तो इसलिए एक से ज़्यादा कोलिजन में, यानी मल्टीपल कोलिजन में एक इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है? ज़ाया कर रहा है। इसलिए उसमें से निकलने वाली एक्सरेज भी मुख्तलिफ वेवलेंथ की होंगी और उस तरह से बनने वाला जो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूस होगा, यानी उसके अंदर चंद ख़ास वेवलेंथ मौजूद नहीं होंगी, बल्कि एक मिनिमम वेवलेंथ से लेके चलती रहेंगी जो वेवलेंथ है, और डिफरेंट जो वेवलेंथ हैं उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कोलिजन्स में और किस तरह से अपनी एनर्जी क्या करता है? कन्वर्ट करता है एक्सरेज में। और दूसरा जो मेथड है जिसके ज़रिए एक्सरेज पैदा की जा सकती हैं वो है इनर शेल ट्रांजिशन। अब इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है? इससे पहले आपने एक नाम सुना हुआ है वैलेंस शेल ट्रांजिशन। वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाता है, किसी हाई एनर्जी लेवल का हिस्सा बनता है एक्साइटेशन के नतीजे में, वहाँ से जब वो दोबारा से डी एक्साइट होता है, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से वैलेंस शेल का हिस्सा बनता है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो उसने एक्साइटेशन के वक्त अब्जॉर्ब की होती है, वो डी एक्साइटेशन के नतीजे में इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट हो जाती है। उनको आउटर शेल ट्रांजिशन कहा जा सकता है या वैलेंस शेल ट्रांजिशन। लेकिन वैलेंस शेल ट्रांजिशन या आउटर शेल ट्रांजिशन के नतीजे में निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो मोस्टली या तो इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करती हैं या विजिबल रीजन के अंदर जो है वो फॉल करती हैं, और मैक्सिमम वो अल्ट्रावायलेट रेज की शक्ल में एमिट हो सकती हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें आप देखें जो लाइमन सीरीज़ है वो है अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती, बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, और बाकी जो इससे आगे वाली सीरीज़ हैं जिसमें पास्चन है, ब्रैकेट सीरीज़ है, फंड सीरीज़ है, हमफ्रीज़ सीरीज़ है, वो सब की सब इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करती हैं। लेकिन इनर शेल ट्रांजिशन में क्या होता है? एक्चुअली में आपको पता है जो इनर शेल होते हैं, जैसे के शेल है, जो फर्स्ट शेल है, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। अब न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर वन, उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। खैर, अब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर किसी हैवी एलिमेंट के साथ टकराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर पेनिट्रेट करता हुआ इनर शेल में किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए और उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट करवा दे। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी इनर शेल में से, के शेल में से या एल शेल में से निकल गया, तो वहाँ पर पैदा हो जाएगी एक वैकेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा हो जाएगी। अब जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो एटम का हिस्सा होते हैं और बड़ी स्ट्रांगली जो है वो न्यूक्लियस ने उनको क्या किया होता है? ग्रिप किया होता है। तो जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बाउंड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को होल कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसका मतलब है वहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हायर एनर्जी लेवल जो है, मसलन के शेल में अगर वैकेंसी पैदा हुई तो एल शेल में से या एम शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेने के लिए आएगा, और जब वो उधर पहुँचेगा तो उस वक़्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, यानी के शेल और एल शेल के दरमियान या के शेल और एम शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट होगा। अब इनर शेल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं, तो इनर शेल्स के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो उस वक़्त जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो फोटोन एमिट होंगे वो किस रीजन के अंदर फॉल करेंगे? वो फॉल करेंगे एक्सरे रीजन के अंदर। तो इसका मतलब है इनर शेल ट्रांजिशन के नतीजे में जो ट्रांजिशंस होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ख़ास एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर क्या करता है? फॉल करता है, और फॉल करने के नतीजे में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट होता है, और वो एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो जो फोटोन होता है वो एक्सरे रीजन के अंदर, यानी इस रेंज के अंदर जो है वो क्या करता है? फॉल करता है। तो इसका मतलब है दो तरह से एक्सरेज को एमिट किया जा सकता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक लगवा के,
यानी उनको स्लो डाउन करवा के या डेसेलरेट करवा के, या आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने का मतलब उसके अंदर कोई एक्सेलेशन मौजूद है। अब एक्सेलेशन दो तरह से ही हो सकता है, या तो आप उसको किसी एसी सोर्स के साथ किसी एंटीना को अटैच करें तो वो एसी सोर्स क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाएगा, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलेशन होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फिलामेंट से, कैथोड से एमिट करवाएं और उनको एक्सेलरेट करवाएं किसी एनोड की तरफ, और वो जब वो एनोड से टकराएंगे तो वो जो अपनी एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जो है वो एमिट कर देंगे, और वो फोटोन एक्सरे रीजन के अंदर फॉल करेंगे। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों स्पेक्ट्रम्स की जो है वो डिस्कशन करनी है। अब जो एक्सरेज हैं वो किस चीज़ में प्रोड्यूस की जाती हैं? एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए हम एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम उसको एक एक्सरे ट्यूब कह देते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं एक्सरे ट्यूब की। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। पहली जो ट्यूब होती है उसे कहते हैं लो प्रेशर गैस एक्सरे ट्यूब। इसका मतलब है ये है तो एक ग्लास ट्यूब जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। इसकी एक साइड पे एनोड होगा जो किसी हैवी एलिमेंट से बना होगा, और दूसरी साइड के ऊपर कैथोड होगा जो किसी एक ऐसी मेटल से बना होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकती है, एमिट करवा सकती है। लेकिन इसके अंदर आपने लो प्रेशर के ऊपर एक गैस जो है वो फिल की हुई होगी। दूसरी जो कैटेगरी है एक्सरे ट्यूब की उसे कहते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास एक्सरे ट्यूब। अब इवैक्यूएटेड का मतलब है इसके अंदर वैक्यूम मौजूद है, कोई गैस मौजूद नहीं है, यानी बिल्कुल आपने प्रेशर को क्या किया हुआ है, लो किया हुआ है। और ये एक्चुअली में एक साइंटिस्ट ने जो है वो बनाई थी, इसलिए उसको उसके नाम पे कुलीज ट्यूब भी कहा जाता है। उस साइंटिस्ट का नेम है कुलीज, तो इसको कुलीज ट्यूब भी कहा जाता है। और तीसरी जो ट्यूब है वो है बीटाट्रॉन। अब बीटा भी इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, बीटा पार्टिकल जो है, ठीक है। तो इसलिए इस ट्यूब को बीटाट्रॉन एक्सरे ट्यूब कहा जाता है। तो ये 3 जो है वो ट्यूब्स हैं जिनको फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज़ किया जा सकता है एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा और कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जो ट्यूब है वो है इवैक्यूएटेड ग्लास एक्सरे ट्यूब या कुलीज ट्यूब, जिसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अब हम जो है वो दोनों स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और उसका एनालिसिस, इसी तरह से जो डिस्क्रीट एक्सरे स्पेक्ट्रम और उसका एनालिसिस। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में हम जो है वो बनाएंगे एक इवैक्यूएटेड ग्लास एक्सरे ट्यूब, उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर उसकी वर्किंग जो है वो देखते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो एक ट्यूब बना ली। इस ट्यूब के अंदर अगर आप देखें ये एक फिलामेंट कनेक्टेड है। फिलामेंट के साथ एक बैटरी जो कि वेरिएबल है, यानी आप फिलामेंट के करंट को चेंज कर सकते हैं इस बैटरी के वोल्टेज को चेंज करके। फिलामेंट के बिल्कुल साथ है कैथोड। जब फिलामेंट में से करंट गुजरेगा तो फिलामेंट हीटअप होना शुरू हो जाएगा, और हीटअप होने की वजह से कैथोड भी इनडायरेक्टली हीटअप होगा, और कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाएंगे किसकी जानिब, एनोड की जानिब। और एक्सेलरेट करने के लिए जो आपने पोटेंशियल यूज़ किया है उसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या कैपिटल वी के नाम से जो है वो जाहिर कर देंगे। अब होगा ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से जाके टकराएंगे एनोड से। एनोड हमारी एक टारगेट मेटल है जो कि बहुत ही हैवी एलिमेंट से बनी हुई है, जैसे कि टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, सिल्वर है, किसी भी चीज़ से जो है वो बना हुआ हो सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड के एटम्स के साथ टकराएंगे, या एनोड की जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो न्यूक्लियस की, वो इलेक्ट्रॉन्स को, या जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्शन की वजह से जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, और कोलिजन के नतीजे में उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली में वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसको डेसेलरेशन कहा जाता है। तो डेसेलरेशन के नतीजे में एक्सरेज एमिट होंगी जो कि कंटिन्यूस एक्सरेज कहलाएंगी। अब होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर है, ई के इक्वल है।
और आप जानते हैं कि जो बैटरी है या ईएमएफ सोर्स होता है वो चार्जेस के ऊपर एक वर्क करता है, वो डब्ल्यू किसके बराबर होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो है ई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और एनोड के दरमियान उसकी जो पीक वैल्यू है उसको आप वी कह दें। तो ये मैक्सिमम वर्क है जो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कर रही है। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट हो गए, और एक्सेलेरेशन के नतीजे में जब ये दूसरी साइड के ऊपर जाके टकराएंगे तो टकराने के नतीजे में स्लो डाउन होंगे, और स्लो डाउन होने का मतलब है अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे फोटोन की एनर्जी में, और फोटोन पैदा होंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होंगे और एक्स रे रीजन के अंदर वो फॉल करेंगे। तो वैसे हमें पता है कि ये जो वर्क होगा ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और यही कन्वर्ट हो जाएगा फोटोन्स में। तो E इक्वल टू HF। अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही कोलिजन में अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया कर देगा तो उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी जो उसके पास मौजूद थी वो कन्वर्ट हो जाएगी फोटोन की एनर्जी में। तो उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि जितनी भी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन आया था उसकी मदद से उसने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला फोटोन जो है वो एमिट कर दिया। और हम एक रिलेशन जानते हैं V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, V की जगह C, क्योंकि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो वैक्यूम में इतनी स्पीड से मूव करती हैं। यहाँ से आप F की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि बराबर है C ओवर लैम्डा। तो यहाँ से आ जाएगा EV इज़ इक्वल टू H, F मैक्सिमम इज़ इक्वल टू C ओवर लैम्डा मिनिमम, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी तब ही जाके फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी। यहाँ से आप लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो किसके बराबर होगा, HC ओवर E इंटू वी। अब ये जो आपके पास लैम्डा मिनिमम है इसको कहा जाता है कट ऑफ वेवलेंथ, यानी इससे कम वेवलेंथ वाली कोई कंटिन्यूस एक्सरे आपको जो है वो नहीं मिलेगी। एक्चुअली में तो इतनी वेवलेंथ वाली भी कोई आपको जो है वो एक्सरे एमिट होती हुई जो है वो नज़र नहीं आएगी, यानी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन पहले ही कोलिजन में अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर दे। खैर अगर आप अब ये जो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे, स्पेक्ट्रम में वाई एक्सिस पे आप इंटेंसिटी ले लें, एक्स एक्सिस के ऊपर आप वेवलेंथ ले लें, तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम वेवलेंथ जिसको कट ऑफ वेवलेंथ हम बोल रहे हैं वो उसके ऊपर इंटेंसिटी बहुत कम, और उसके बाद इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास इधर से जो एक्सरेज एमिट होंगी उन एक्सरेज को जब आप किसी स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारेंगे तो वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, इस तरह का एक स्पेक्ट्रम आपको प्लॉट कर देगा। तो ये है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जिसमें एक मिनिमम वेवलेंथ, और जो मिनिमम वेवलेंथ है वो भी आप देख सकते हैं किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि H, C और E ये सब लोग जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं तो जो वेवलेंथ है लैम्डा मिनिमम वो मज़ीद क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो कट ऑफ वेवलेंथ है उसकी वैल्यू थोड़ी सी राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है, और एक्सरे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक्स के अंदर एक से ज़्यादा कोलिजन्स के अंदर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, इसलिए वो मुख्तलिफ वेवलेंथ और मुख्तलिफ एनर्जी के फोटोन एमिट कर रहा है, जिनको स्पेक्ट्रोमीटर से आप ग्राफ प्लॉट करने के नतीजे में इस शक्ल में जो है वो पाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनिट्रेट हो गया न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर पेनिट्रेट कर गया। ये बाहर से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर के शेल के अंदर लेट्स सपोज किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, इस इलेक्ट्रॉन को इसने नॉकआउट करवा दिया, खुद स्कैटर होकर इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर के शेल के अंदर एक वैकेंसी पैदा हो जाएगी। ये जो के शेल के अंदर वैकेंसी पैदा हुई है, अब इस वैकेंसी के नतीजे में यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है के शेल के अंदर एक होल पैदा हो गया। अब के शेल जो है वो एनर्जी वाइज सबसे कम एनर्जी वाला शेल होता है। के शेल के ऊपर जो है वो एल शेल है, एल शेल के ऊपर जो है वो एम शेल है, थर्ड शेल यानी इसी तरह से एन एंड सो ऑन।
अब यहाँ पर जो वैकेंसी पैदा हुई है उसको फिल करने के लिए हो सकता है एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन यूं जंप कर जाए नीचे की जानिब। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की जानिब जंप करेगा तो उस वक़्त एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली एल शेल की एनर्जी और के शेल की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, और इसको हम कहेंगे के अल्फ़ा एक्स रे फोटोन। के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें टर्मिनल एनर्जी लेवल के है, और अल्फ़ा का मतलब है बिल्कुल साथ वाले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ने आके इसको फिल किया है, तो यहाँ पर जो है वो के अल्फ़ा फोटोन। हो सकता है एम शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में आए, तो उस वक़्त क्या होगा, एम शेल और के शेल में जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का एक फोटोन एमिट होगा, उसको हम कहेंगे के बीटा। तो के का मतलब तो अब जान गए हैं कि टर्मिनल एनर्जी लेवल हमारा एक्चुअली में क्या है, के है, इसलिए इसको के कहा जा रहा है। बीटा इसलिए कि एक का गैप छोड़ने के बाद दूसरे शेल से जो है वो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी तरह एन शेल से अगर आप के शेल में आएंगे तो उस वक़्त जो फोटोन एमिट होगा उसे कहा जाएगा के गैमा फोटोन, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया। अब अगर लेट्स सपोज के शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल से के शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन आता है, तो एल शेल में वैकेंसी पैदा हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम शेल से एल शेल में फॉल करेगा। अब जो एनर्जी एमिट होगी वो होगी ई एम माइनस ई एल, और इस तरह के फोटोन को कहा जाएगा एल अल्फ़ा फोटोन, क्योंकि अब टर्मिनल एनर्जी लेवल एल है और बिल्कुल साथ वाले एनर्जी यानी बिल्कुल जो है वो बगैर किसी गैप के जो कंजक्टिव एनर्जी लेवल साथ ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसको अल्फ़ा के नाम जो है दे दिया। इसी तरह से अगर एन शेल से एल शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो उसको नाम दे दिया जाएगा एल बीटा एंड सो ऑन। इस तरह से जो है वो हम, तो ये जो एफ के अल्फ़ा है, के बीटा है, के गामा, इस तरह की जो एक्सरेज हैं उनको कहा जाता है के अल्फ़ा एक्सरे सीरीज़। इसी तरह से ये के सीरीज़ एक्सरेज, इस तरह से ये एल सीरीज़ एक्सरेज हैं, एम सीरीज़ एक्सरेज हैं। तो जो जिस भी टर्मिनल एनर्जी लेवल में, जिस भी यानी बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आके फॉल करेगा हाई एनर्जी लेवल से, तो आप उस एक्सरे स्पेक्ट्रम को क्या कहा देंगे, उस सीरीज़ का नाम दे देंगे के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़ एंड सो ऑन। लेकिन आप अगर देखें तो आपको पता है एल शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, के शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जब ट्रांजिशन होगी तो निकलने वाली जो फोटोन है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और फिक्स होने का मतलब है ना तो वो एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। अगर एनर्जी गैप फिक्स है तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या होंगी, फिक्स होंगी। तो इस तरह से जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो नहीं आ पाएगा, बल्कि जो स्पेक्ट्रम आएगा वो लाइन स्पेक्ट्रम की शक्ल में होगा। यानी अगर आप उस स्पेक्ट्रम को प्लॉट करें इस तरह से तो वो स्पेक्ट्रम कुछ इस शक्ल में आपको दिखाई देगा। अब इसमें देखें ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, ये लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो किसको ज़ाहिर कर रही है, के अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है के बीटा को, क्योंकि के अल्फ़ा का मतलब है एल और के शेल। एल और के शेल के दरमियान एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, लार्जर होगी। एम और के में अगर आप देखें तो एम और के के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट होगी, तो इसलिए के अल्फ़ा के बीटा। और नॉर्मली जो करेक्टरिस्टिक एक्सेस स्पेक्ट्रम होता है उसमें के अल्फ़ा और के बीटा ही क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि ये के अल्फ़ा या के बीटा या जितनी भी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, अगर आपने इनकी जो एमिशन वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन निकालना है तो वो किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो एक मिनिमम वैल्यू का अंदाज़ा लगा लिया था, वहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ का जो है वो अंदाज़ा होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हैं और फिक्स्ड हैं, तो उनमें से एमिट होने वाली जो वेव्स होंगी उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो अब हम इसकी डेरिवेशन जो डिस्क्रीट एक्सरे का स्पेक्ट्रम है उसको सबसे पहले मोज़ले ने एक लॉ के थ्रू जो है वो ड्राइव किया था, उसी को मोज़लेस लॉ जो है वो कहा जाता है। इससे पहले कुछ हम जो है वो डिस्कशन करें, हमें पता है कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी अगर हम किसी भी ऐसे सिस्टम के ऊपर अप्लाई करें जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो Z प्रोटॉन हो, यानी उसका एटॉमिक नंबर हो Z, और उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी जो एनर्जी होगी किसी भी nth एनर्जी लेवल की एनर्जी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, -Z² E0/n²। अब अगर आप मोज़लेस लॉ की बात करें, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये पहला शेल है और इस शेल के अंदर से
एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने नॉक डाउन करवा दिया, यानी यहाँ पर अब होल पैदा हो गया। ये मैंने बबल बनाया, इसका मतलब है होल। अब होगा क्या कि ये जो सेकंड एनर्जी लेवल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल की तरफ जो है वो गिरेगा। अब अगर ये होल की तरफ जो है वो गिरेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि दो चीज़ें इसके सामने हैं। पहली ये है कि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है वो कूलम लॉ से निकाली जा सकती है, के Q1। Q1 का मतलब है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जो कि इसके बराबर है ZE के इक्वल है। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो भी E के इक्वल है, डिवाइडेड बाय R²। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर गिरना है, यानी इस होल की जगह जो है वो लेनी है, इस होल को फिल करना है। दूसरी बात कि इस पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है। इसका मतलब है ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो फिलहाल तो एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। अगर L से K में आएगा तो अगर हो सकता है M से अगर वो K में आएगा तो उस वक्त एक इलेक्ट्रॉन ये और 8 इलेक्ट्रॉन ये, इन सारों को मिला के जो है वो जो नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो मैं अज्यूम कर देता हूँ जो इलेक्ट्रॉन अफेक्टिवली इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की तादाद है B, तो मैंने लिख दिया BE, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय R²। तो ये वो रिपल्सिव फोर्स है जिसका सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो नेट जो फोर्स है वो है F1 माइनस F2, अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। एक है KZE² ओवर R², एक है KBE² ओवर R²। दोनों में से KE² ओवर R² जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बच जाएगा Z माइनस B। ये जो Z माइनस B इसको Z प्राइम कह दें तो आप यूँ बन जाएगा KZ प्राइम E² ओवर R²। ये जो Z प्राइम है इसको आप अफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कह दें, यानी एक्चुअली में Z प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं और B इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल कर रहे हैं, इसलिए Z माइनस B जो है वो लिख दिया। इसका मतलब है अगर आपने किसी nth एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करनी होगी अब इस सिचुएशन में तो यूँ फाइंड करेंगे। रिलेशन ये आपके सामने लिखा, बस सिर्फ फ़र्क ये होगा कि Z की जगह Z प्राइम का स्केयर आ जाएगा, बाकी जो है वो E0 ओवर N² जो है वो वैसे ही रहेगा। इसी तरह अगर किसी भी P एनर्जी लेवल की आपने एनर्जी फाइंड करनी है तो माइनस Z प्राइम स्केयर E0 ओवर P²। तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल N से किसी लो एनर्जी लेवल P में फॉल करेगा तो उस वक्त एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, प्लैंक्स जो है वो रेडिएशन फार्मूला से। En की जगह आप पुट कर दें माइनस Z प्राइम स्केयर E0 ओवर N² माइनस EP की जगह पुट कर दें माइनस Z प्राइम स्केयर E0 ओवर P² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा HF। आप जो है वो Z प्राइम स्केयर E0 कॉमन ले लें, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा 1 ओवर P² माइनस 1 ओवर N² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा HF। हमें जो है वो अगर F को इधर डिवाइड करना पड़ जाए तो हम यूँ लिख देंगे Z प्राइम स्केयर E0 ओवर H 1 ओवर P² माइनस 1 ओवर N² इज इक्वल टू F। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि रिडबर्ग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, RH इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय HC। यहाँ से आप E0 ओवर H की जगह पुट कर सकते हैं RH इंटू C। तो ये जो E0 ओवर H है इसकी जगह पुट कर दें RH इंटू C। इसके अलावा आ जाएगा Z प्राइम स्केयर 1 ओवर P² माइनस 1 ओवर N² इज इक्वल टू F। अब ये जो Z प्राइम स्केयर है इसको वैसे रहने दें। इसके अलावा ये जो RHC इंटू 1 ओवर P² माइनस 1 ओवर A² है इसको आप A² का नाम दे दें और फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लें तो अंडर रूट F इज इक्वल टू AZ प्राइम और AZ प्राइम की जगह आप दोबारा से Z माइनस B पुट कर दें और आपने A² जो है वो किसको नाम दिया है, A² इज इक्वल टू एक्चुअली में RHC इंटू 1 ओवर P² माइनस 1 ओवर
एन स्क्वायर, इसको आपने नाम दिया। तो ये आपके पास है मोज़लेस लॉ। अब मोज़लेस लॉ जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, नॉर्मली हमने अभी कहा कि जो टारगेट मेटल होती है वो एक हैवी एलिमेंट है, इसका मतलब नॉर्मली ऐसा होगा z इज़ ग्रेटर देन b। तो उस वक्त आप z में से जब b को निकालेंगे तो b को निगलेक्ट किया जा सकता है, z b के मुकाबले बहुत लार्ज है, तो आप लिखेंगे अंडर रूट एफ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a इंटू जेड, क्योंकि b को निगलेक्ट कर दिया। तो आप यूँ कह सकते हैं अंडर रूट एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू z। ए कांस्टेंट है क्योंकि इसमें आर एच कॉन्स्टेंट है, सी कांस्टेंट है, पी और एन भी कोई नंबर्स हैं, ये भी कांस्टेंट है। या आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करें तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो ये है मोज़लेस लॉ के जो फ्रिक्वेंसी होती है के सीरीज़, एल सीरीज़ या एम सीरीज़, एक्स सीरीज़ की, वो आप इस फार्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं, अंडर रूट एफ इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब फ़र्ज़ करें के अल्फ़ा फोटोन जिसे हमने यहाँ पर जिक्र किया था। अब के अल्फ़ा फोटोन जो है उसमें पी की वैल्यू किसके बराबर होगी? पी की वैल्यू है 1 क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल है फर्स्ट। उसमें एन की वैल्यू किसके बराबर है 2। यहाँ पर आप पी की जगह 1 और एन की जगह 2 पुट करें, आर एच रेड बाई कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जो बी है उसकी वैल्यू क्या है? बी का मतलब है वो अफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो आप इस इलेक्ट्रॉन ने सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आना है, फर्स्ट शेल में एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब है बी की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं पी की जगह 1 और एन की जगह 2 पुट करके। तो इसी तरह से आप के बीटा अगर एक्सरे निकालना चाहें तो उस वक्त बी की वैल्यू अफेक्टिवली 7.4 के इक्वल आएगी, पी की वैल्यू जो है वो 2 होगी, एन की वैल्यू जो है वो 3 होगी क्योंकि थर्ड पी की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 3 होगी, थर्ड से फर्स्ट में जो है वो ट्रांजिशन होगी के बीटा के लिए। इसी तरह से आप जो है वो तमाम जो है वो एक्सरेज की वैल्यूज़ ईजीली मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़े, एक पढ़ा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और एक पढ़ा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब अगर आप इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को कंबाइन कर दें तो वो कंप्लीट एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है वो आ जाएगा। तो ये जो पीक है ये के अल्फ़ा एक्सरे को और ये वाली पीक किसको? के बीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो ये है कंप्लीट एक्सरे स्पेक्ट्रम। और के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि के अल्फ़ा एमिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आना आसान होता है, दोनों के दरमियान जो गैप है वो कम है। गैप कम होने का मतलब है अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्सन जो है वो कम है। थर्ड से फर्स्ट में आना जो है वो मुश्किल है रिलेटिवली, लेकिन स्टिल जो है वो इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है। उसको के बीटा आपने नाम दिया, वो भी एक प्रोमिनेंट पीक होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी के अल्फ़ा के मुकाबले में रिलेटिवली कम होती है। तो ये है कंप्लीट एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।